हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आरटीपी सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग बटा जनवरी 2025 की। बेटा सबसे पहले आपके पास आगे हैं केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो एक दिया हुआ है। और बेटा दिस इज द काइंड ऑफ केस सिनेरियो जो आप पेपर में एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। बेटा सूर्य लिमिटेड जो है उसके दो फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट वन जो कि कैरिड आउट हो रहा है इन द बैलेंस शीट एट 600 एंड फिक्स एसेट टू जो है वो 300 लाख पे। 31 मार्च 24 को कह रहे हैं जो वैल्यू इन यूज गिवन है और नेट सेलिंग प्राइस गिवन है, कह रहे हैं कंपनी ने अपवर्ड रीवैल्यूएशन करती है पिछले साल 20 लाख की। 31 मार्च 24 को फिक्स एसेट टू की इसी तरीके से वैल्यू गिवन है एफ ए टू की। कह रहे हैं एफ ए वन का इंपेयरमेंट लॉस पूछा टोटल करंट ईयर का। चलो बेटा देखना शुरू करें। बेटा अगर मैं कैरिंग अमाउंट की बात करके चलूं तो एफ ए वन की कैरिंग अमाउंट जो है दैट इज 600। अब मैं बात करके चलूं रिकवरेबल अमाउंट की। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे आता है? सर रिकवरेबल अमाउंट जो होता है वो होता है वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस विच एवर इज हायर। तो इस केस के अंदर वैल्यू इन यूज जो है दैट इज 500 एंड नेट सेलिंग प्राइस इज 550, तो हायर इज 550। इन दोनों का डिफरेंस है 600 और 550 का, 50 लाख पे आपका इंपेयरमेंट लॉस। कह रहे हैं कितना इंपेयरमेंट लॉस है जो पी एंड एल में चार्ज होगा, बिकॉज मेरे पास कुछ रीवैल्यूएशन हमने लास्ट ईयर करी थी। तो मेरी यहाँ पर जो एंट्री होगी वो रीवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, और फिर एफ ए वन जो है वो कम होगा। ये 20 से डेबिट होगा, ये 30 से, यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है। तो पी एंड एल में कितना जा रहा है 30। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? जी। कितना इंपेयरमेंट लॉस होगा एफ ए टू के लिए? चलो देखें जरा। एफ ए टू की बात करते हैं तो कैरिंग अमाउंट इज बेटा 300। एफ ए टू की हम बात कर रहे हैं, कैरिंग अमाउंट है 300 का। रिकवरेबल अमाउंट की बात करके चलें तो 350 और 320 विच एवर इज हायर विच इज 350, क्योंकि ज्यादा है। ठीक है, कैरिंग अमाउंट जो है वो लोअर है, तो यहाँ पर कोई भी इंपेयरमेंट लॉस नहीं है। कैरिंग अमाउंट क्या होगी एफ ए वन की 1 अप्रैल 24 को? बेटा ऑब्वियसली 550 लाख। जनरल एमसीक्यू गिवन है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस जो है फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट का कहाँ शो होता है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सेपरेट लाइन आइटम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन के ऊपर क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड वाज मेकिंग प्रोविजंस फॉर द नॉन मूविंग इन्वेंटरीज बेस्ड ऑन द नो इश्यूज फॉर द लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है। बेटा ये क्वेश्चन जो है हमने कवर्ड करा हुआ है ऑलरेडी, कवर्ड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो बच्चों जिसने देखना है बेटा प्लीज वहां जाकर ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री की बात कर रहे हैं अब। कह रहे हैं आपको आइडेंटिफाई करना था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और कैश इक्विवेलेंट। बेटा अगर क्वेश्चन देखोगे आपको रियलाइज करोगे ये आपके स्टडी मैट का ही बिल्कुल क्वेश्चन है। रेदर स्टडी मैट का ही रेदर ये क्वेश्चन है। प्रोसीड्स फ्रॉम द लॉन्ग टर्म बोरोइंग बोलो कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कहाँ जाएगा? ऑपरेटिंग में। ट्रेडिंग कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग के अंदर। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस विल बी इन अगेन फाइनेंसिंग। देन प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी इन इन्वेस्टिंग। इंटरिम डिविडेंड जो पे करा है बेटा फाइनेंसिंग में जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट विल बी इन्वेस्टमेंट। Dividend received investing activity, rent received investing activity, dividend paid on preferences your financing and marketable securities आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट के अंदर बेटा आपको जाता है यहाँ पर नजर आएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका क्या है? एएस 5 के ऊपर बेटा क्वेश्चन गिवन है। क्या क्वेश्चन दे रहा है? कह रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द लास्ट 3 years अ कंपनी ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द हेलीकॉप्टर्स lost 4 helicopters. The company's accountant felt that after the crash, the maintenance provision created in the respect of these helicopters was no longer required and proposed it to write back to P&L account as a prior period item. Is the company proposed accounting treatment correct? चलो बेटा, बच्चे वो ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपका मेंटेनेंस के लिए आपने प्रोविजन क्रिएट करी हुई थी, कह रहे हैं अब क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको हम क्या कर देंगे? राइट बैक कर दे पी एंड एल के अंदर। और कैसे? एज अ प्रायर पीरियड आइटम। बेटा एक चीज समझिए, प्रायर पीरियड आइटम जो है उसको कैसे डिफाइन करा गया है? इनकम और एक्सपेंसेस जो अराइज हो रहे हैं करंट पीरियड के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ द एरर और ओमिशन इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रायर पीरियड। क्या ये गलती थी? क्या ये ओमिशन था? जब ये गलती नहीं थी, ये ओमिशन नहीं था, तो ये प्रायर पीरियड आइटम कैसे हो सकता है? ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो आपके बैलेंस पड़ा हुआ है प्रोविजन के अंदर, वो देखो एरर की वजह से तो नहीं है, तो उसको प्रायर पीरियड आइटम तो नहीं मान सकते। अब ये जो राइट बैक कर रहे हैं हम प्रोविजन को, अब ये एक ऑर्डिनरी आइटम भी नहीं है, सो दिस इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो ये कहां पर जाना चाहिए बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में जाना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में शो करके चलनी चाहिए।
जो भी आपका नेचर है और अमाउंट है ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो सेपरेटली दिखाना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर हमें पता लगे। तो कहेंगे जो अमाउंट हमने राइट बैक करी है उसको हमें एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम दिखा के चलना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के ऊपर बेटा अगला क्वेश्चन है, रोज कंस्ट्रक्शन अंडरटेक टू कंस्ट्रक्ट अ ब्रिज फॉर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। कंस्ट्रक्शन commenced during the financial year ending 31st March and is likely to be completed by next financial year. The contract is for the fixed price of 12 crore with an escalation clause. अच्छा, कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन जो है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक कंप्लीट होगी, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एस्केलेशन क्लॉज के साथ है। आपको रिक्वायर्ड गिवन है, कह रहे हैं जो कॉस्ट इनकर्ड हुई है अब तक 4 करोड़ की, कहेंगे कॉस्ट एस्टिमेटेड जो है कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए वो 6 करोड़ और लगेगी। एस्केलेशन कॉस्ट वॉज बाय 5%। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसको भी 5% से इंक्रीज करके चलना है। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टे इन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन एंड कंप्यूट द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज। बोलो बेटा क्या करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा 4 करोड़ रुपए का खर्चा जो है वो अब तक हो चुका हुआ है, 6 करोड़ का खर्चा तुम बोल रहे हो और होगा, टोटल करोगे तो 10 करोड़ आपका टोटल खर्चा हो गया, यानी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी कितनी आ गई, 10 करोड़ आ गई। अगर मैं यहाँ पर अब बात करके चलूँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन की, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेटा मेरा कितना आ जाएगा, 4/10। ठीक है, दैट इज 40% आपका परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बेटा रेवेन्यू की अगर हम बात करके चलें तो 12 करोड़ का रेवेन्यू उसने मुझे दे रखा था, लेकिन मुझे एस्केलेशन का इंपैक्ट लेकर चलना है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो ये आ जाएगा 12.60 करोड़। अब ये जो 12.60 करोड़ है बेटा, इसके ऊपर मैं कितना निकाल के चलूंगा, 40% बच्चे में निकाल के चलूंगा। तो 12.60 करोड़ के ऊपर बेटा अगर हम 40% बेटा अगर हम निकालेंगे, ठीक है, तो मेरे पास कितना आएगा, 5.04 करोड़ बच्चे मेरे पास आ जाएगा। तो 5.04 करोड़ जो है वो मेरा रेवेन्यू जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अब 5.04 करोड़ अगर रेवेन्यू है और कॉस्ट कितनी है 4 करोड़, तो बेटा कितना आना चाहिए प्रॉफिट, 1.04 करोड़ रुपीज का आपका क्या आना चाहिए बच्चे, प्रॉफिट आना चाहिए। ठीक है, चलिए बेटा AS9, मिथ्या लिमिटेड एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद द सत्या लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 8 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। बेटा 8 लाख के गुड्स, इसके ऊपर 20% अगर हम ऐड करें 1,60,000, तो बेसिकली 9,60,000 में हम कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हमने एंटर कर लिया। सेल ट्रांजेक्शन हुई है बेटा 1 फेब को, सेम डे करें एक और एग्रीमेंट एंटर करा कि रीसेल करेंगे गुड्स को 10,80,000 में, किस दिन, 1 अगस्त 24 को। कहने ये ट्रांजेक्शन जो है, स्टेट द ट्रीटमेंट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मिथ्या लिमिटेड। ठीक है, एज ऑन 31st मार्च, जो प्री डिटर्मिन्ड रीसेलिंग प्राइस है कवर करता है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सत्या लिमिटेड, गिव द जनरल एंट्री एज ऑन 31st ऑफ मार्च। बेटा अब यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया आपसे, जनरल एंट्री पूछ ली है। बेटा ये आपका रेवेन्यू रिकॉग्निशन के कौन से कंसेप्ट के ऊपर आ गया, क्या ये सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन है, नहीं। ठीक है, ये जो गुड सेल करें क्या उस चीज की ट्रांजेक्शन, नहीं, दिस इज मोर ऑफ अ फाइनेंसिंग एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर ये फाइनेंसिंग अरेंजमेंट है तो मुझे तो एंट्री क्या होनी चाहिए, बेटा जब 1 फेब को बेचा होगा, यानी एडवांस की तरह ट्रीट करके चलेंगे, तो बैंक आपका डेबिट हो जाएगा, और बेटा एडवांस जो है फ्रॉम सत्या वो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो एडवांस फ्रॉम सत्या जो है बच्चे क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, किस अमाउंट से, विद एन अमाउंट ऑफ 9.60। ये 9.60 कैसे आया सबको समझ में आ गया, 8 लाख प्लस 20%। देन बेटा इसके बाद क्या होगा, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होंगी। 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज होंगी तो बेटा कुछ तो इंटरेस्ट चार्ज लगेगा ना। अब कितना इंटरेस्ट है बेटा जो है वो लगने वाला है, चलो वो देखते हैं। बेटा 10.80 जो है, तो टोटल इंटरेस्ट बेटा आपका जो पड़ रहा है वो कितने का पड़ रहा है जरा चेक करो। बेटा 10.80 और 960 का अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो दैट कम्स आउट टू बी 1.20। 1.20 का बेटा आपका ये अमाउंट आ जाता है। ठीक है, 1 फेब को आप एग्रीमेंट में एंटर करे हो। अब 1 फेब से लेके मैं कह रहा हूं 1 अगस्त, या बेटर से 31 जुलाई तक का जो है वो कितना है, कितना टाइम पीरियड हुआ, 6 मंथ्स हो गए, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। अब 6 मंथ्स में से सिर्फ 2 महीने ऐसे हैं जो हमारे 31 मार्च तक कवर हुए। टोटल इंटरेस्ट जो है दैट इज 1,20,000, दिस इज फॉर 6 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के लिए बेटा कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा 40,000 का। तो 0.40 एंड 0.40 ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा, फाइनेंसिंग चार्जेस हैं, इंटरेस्ट कॉस्ट कह लीजिए। तो फाइनेंस चार्जेस हो गए आपके ये,
ठीक है, टू क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हमने सत्या को देने हैं, तो सत्या लिमिटेड को हमने ये पैसा देकर चलना है। पी एंड एल के अंदर ट्रांसफर करोगे, ये पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस, पी एंड एल डेबिट टू फाइनेंस चार्जेस कितना, 0.40 एंड 0.40, ये आपकी बेटा एंट्रीज हो जाएंगी। चलिए बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, बेटा नाउ दिस क्वेश्चन जो है, दिए क्वेश्चन भी आपका जो है वैसे तो देखो स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं। एमएस लिमिटेड ने बेटा एक हैवी मशीन की एक्वायर्ड करी है एट अ कॉस्ट ऑफ 1 करोड़, कहना विद नो ब्रेकडाउन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स, हमें कंपोनेंट्स की ब्रेकडाउन नहीं पता। कहना एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 10 साल है। कहना 6th ईयर के एंड में वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट टरबाइन जो है उसको रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ी। कहेंगे जो रिमाइंडर ऑफ द मशीन थी वो एक्सपेक्टेड है कि 4 साल और चलेगी, और नया टरबाइन 45 लाख का आएगा, डिस्काउंट रेट 5% का है। कह रहे हैं कि कॉस्ट जो है नए टरबाइन की वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज एसेट, तो ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। अच्छा मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर जो है आपका एसेट था कितने का, 1 करोड़ रुपए का मेरा एसेट था, तो जो कॉस्ट थी मशीन की पूरी वो कितने की थी, 1 करोड़। 6 साल बाद रिप्लेसमेंट हो रही है, तो डेप्रिसिएशन आपने 6 साल की चार्ज करी होगी, स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस के ऊपर आपने कर दी होगी, तो हर साल आपने 10 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर करी है, तो बेटा 60 लाख रुपीज की आपने डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर दी होगी, तो यानी आपके पास इस टाइम पे 40 लाख रुपए का जो है वो एसेट आ जाएगा। ये कौन सा कंसेप्ट है, डी रिकॉग्निशन और रिकॉग्निशन वाला, तो 40 लाख रुपीज का आपके बुक्स में क्या है, एसेट है। ठीक है, अब अगर मैं बात करके चलूं, जो नया टरबाइन है, नया टरबाइन जो है वो है 45 लाख रुपीज का। अब 45 लाख रुपीज का नया टरबाइन है और डिस्काउंट रेट है 5% का, तो क्या मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के चलूं, या मैं ऐसा कहूं कि इसकी कॉस्ट निकाल के चलूं, 6 साल पहले कितनी थी। तो 6 साल पहले अगर मुझे इसकी कॉस्ट निकालनी है, कहना है सिंपली से इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 45 लाख को मैं डिवाइड कर दूं किससे, 1.05 रेस टू द पावर 6 से, तो क्या मेरे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ना बेटा कि 6 साल पहले कितनी वैल्यू रही होगी। ठीक है, तो 45 लैक्स इसको जरा सॉल्व करोगे बेटा कैलकुलेटर पे, तो कितना आ जाएगा, 1/1.05, 1 2 3 4 5 6 इंटू 45 लैक्स, तो बेटा ये सॉल्व करोगे, ये आपके पास कितना आ रहा है, 33,57,969 की बेटा ये वैल्यू आ रही है। नाउ 33,57,969 की अप्रॉक्स आपकी ये वैल्यू बन रही है, 33,57,969। बेटा अब आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, इसके ऊपर कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, वही सर 6 साल की डेप्रिसिएशन भी चार्ज करी होगी, तो इंटू 6/10 कर दूंगा, तो ये कितना आ जाता है बेटा, 2014781 आ जाता है। तो ये इसकी आफ्टर डेप्रिसिएशन क्या आ जाती है, वैल्यू आ जाएगी। इतनी डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी इसके ऊपर। बेटा टू अवॉइड कंफ्यूजन एक बार मैं इसको आपको दोबारा बता देता हूँ, 40 लाख तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 45 लाख बेटा नई टरबाइन की वैल्यू है, ठीक है जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि 6 साल बाद अगर टरबाइन की 45 लाख है, तो मुझे बताओ 6 साल पहले कितनी वैल्यू होगी। तो मैं इसको निकालने के लिए ऐसा कर दूं, 45 लाख इंटू 1/1.05 रेज टू द पावर 6, तो जरा इसको सॉल्व करो, 1/1.05, 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेटर पे करेंगे, इंटू 45 लाख करूंगा, तो बेटा मेरे पास जो वैल्यू आ जाती है वो आती है 0.746। 0.746 को बेटा 45 लाख से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो बेटा ये मेरे पास आ रहा है 33,57,000 आ रहा है। ठीक है, 33,57,000 आ रहा है। बेटा हमने वैल्यू क्या लिया, 0.746 लिया। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस यहाँ पर हो सकता है, तो 33,57,000 आ गया। अब 33,57,000 जो है ये इसकी कॉस्ट होगी 6 साल पहले, अब इसके ऊपर भी 6 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, तो 6 ईयर्स की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 33,57,000 मल्टीप्लाई बाय बेटा 6/10, 33,57,000 इंटू 6/10 करा, तो बेटा इसकी वैल्यू माइनस करके कितनी आ रही है, दिस इज कमिंग आउट टू बी 2014
200, बेसिकली ये लेस करना है। 33,57,000 में से बेटा 2014 200 लेस करा, तो ये आता है आपके पास 13,42,800। तो बेटा ये जो 13,42,800 है, ये आपको क्या करना चाहिए, डी रिकॉग्नाइज। और 45 लाख को क्या करना चाहिए, रिकॉग्नाइज। तो बेटा हम क्या करके चलेंगे, 40 लाख रुपए था आफ्टर डेप्रिसिएशन, 13,42,800 हम डी रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, और 45 लाख को हम क्या करके चलेंगे, रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ टरबाइन आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मशीन आ जाएगी। तो 40 लाख माइनस 13,42,800 प्लस 45 लाख। तो बेटा दिस इज कमिंग आउट टू बी 7,157,200। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके इंस्टीट्यूट ने क्या आंसर निकाला हुआ है। द 7,156,840। बेटा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस है, देखो इन्होंने भी वही करा है, 45 लाख इंटू 1/1.05 इट इज जस्ट डिफरेंस ऑफ द राउंडिंग ऑफ। तो इतना बेटा चल जाएगा, इतना एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 के ऊपर बेटा ये सवाल है। बांसल कंपनी लिमिटेड ने इंपोर्ट करा है रॉ मटेरियल वर्थ $12,000 ऑन 15 जनवरी 2024। बेटा 15 जनवरी को हमने रॉ मटेरियल एक्वायर करा, कितने का, $12,000 का। ठीक है, इस दिन रेट कितना था, 68 का इस दिन रेट था। कहेंगे द पेमेंट फॉर द ट्रांजेक्शन वॉज मेड ऑन 5 मई। पेमेंट जो हुई है वो 5 मई को हुई। इस दिन रेट जो था वो 64 का था, और बीच में बेटा 31 मार्च आई, इस दिन रेट था 65 का। अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी पास एंट्री ऑन 31 मार्च 24 एडजस्टिंग द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड फॉर द डिफरेंस बिटवीन द 64 एंड 68। कहेंगे जो 64 और 68 का डिफरेंस था उसको एडजस्ट करते हुए, कहना उसने एक एंट्री पास कर दी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल को एडजस्ट कर दिया। आपसे उसने बेटा ये पूछा है कि ये जो ट्रीटमेंट करा है क्या सही है। ठीक है, चलो बेटा होना क्या चाहिए था, चलो पहले उसकी बात करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। इनिशियली जब हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज करके चलते, तो 12,000 इंटू 68, आपको इसके ऊपर रॉ मटेरियल को रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए था। तो 8,16,000 के ऊपर बेटा आपका जो है यहाँ पर एंट्री होती है, नहीं आपके ट्रेड पेबल जो आ जाते हैं या क्रेडिटर्स आ जाते हैं आपके, कितने के, आपकी बेसिकली एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स विद अमाउंट ऑफ 8,16,000। अब क्लोजिंग रेट के ऊपर, क्योंकि बेटा ये एक मॉनेटरी आइटम है, ठीक है, तो यहां पर आप क्या करके चलते हैं, क्रेडिटर्स की वैल्यू जो है आपकी कितनी होती, आपके 12,000 इंटू 65। क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट करना पड़ता, तो 12,000 इंटू 65, क्रेडिटर्स जो है वो कितने के आने चाहिए थे, 780 के आने चाहिए थे। अब 8,16,000 और 780 का जो डिफरेंस है आपका, ये आपका डिफरेंस कितने का है, 36,000 का। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, गेन हो गया। ये आपका एक्सचेंज गेन हो गया, जो आना चाहिए था, ठीक है, जो आपके पी एंड एल के अंदर जाना चाहिए था, ना कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से एडजस्ट होना था। इन्होंने क्या करा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल से एडजस्ट कर दिया। अब सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, 64 का रेट हो गया। तो बेटा इस दिन क्या होगा, 12,000 इंटू 64 आप पे करके चलोगे, तो अगेन आपका यहाँ पे 12,000 का बेटा गेन आपका और हो गया। ये 12,000 का गेन आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, और ये जो 36,000 का गेन है आपका रिकॉग्नाइज होना चाहिए था इस फाइनेंशियल ईयर में। तो जो अकाउंटेंट ने करा है बेटा, वो क्या करा है, गलत करा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, Asta Limited is observed by the Nista Limited. The consideration being the takeover of liabilities, the payment of the cost of the absorption not exceeding 10,000, actual cost 9,000. The payment of the 9% debentures 50,000 at premium of 20% through 8% debenture issued at premium of 25% of face value, and payment of 15 per share in cash and allotment of 3 11% preference shares of 10 each and 4 equity shares of 10 each at a premium of 20 fully paid for every 5 shares in Asta Limited. The number of the shares of the vendor company are 1,50,000 of rupees 10 each fully paid. बेटा आस्था लिमिटेड जो है वो ऑब्जर्व हो गई है बाय निस्ता लिमिटेड, ठीक है जी। और कह रहे हैं कि कंसिडरेशन क्या है, कि लाइबिलिटीज को आप लेकर चलोगे, आपको कुछ कॉस्ट दे रखी है, डिवेंचर्स के बारे में कुछ बोला हुआ है। बेटा मेरे को इतना पता है कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, जो आप शेयर होल्डर को पेमेंट करके चलोगे, राइट। अब शेयर होल्डर को क्या देके चल रहे हो, मुझे सिर्फ उससे मतलब है, मुझे बाकियों से मतलब नहीं है। कह रहे हैं 15 रुपए पर शेयर आप पे करके चल रहे हो इन कैश, 1.5 लाख शेयर है, 1.5 लाख के ऊपर 15 रुपए के हिसाब से
22.5 लाख रुपए तो आप कैश में देकर चल रहे हो। आप 11% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉट करके चल रहे हो फॉर एवरी 5 शेयर्स। 1.5 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3, तो कितने शेयर्स हो गए बताइए? 90,000। 90,000 11% प्रेफरेंस शेयर्स, कितने वाले? 10 वाले। तो 9 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएंगे। उसके अलावा बेटा क्या इशू करके चल रहे हो? 4 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। ठीक है जी। 5 शेयर के बदले 4 इक्विटी शेयर, यानी टोटल कितने शेयर्स? 1,20,000। लेकिन एक शेयर कितने में? 12 रुपए के हिसाब से। तो 14,40,000 टोटल करेंगे, आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। तो 22.5 लाख प्लस 9 लाख प्लस 14,40,000, तो दिस कम्स आउट टू बी बेटा 45,90,000। ठीक है बेटा। तो ये आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाना था। अगला क्या था बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। बेटा ये वाला क्वेश्चन भी हमने पैसे तो पहले डिस्कस करा हुआ है, ठीक है। स्टिल, हाउ विल द इंटरेस्ट बी कैपिटलाइज व्हेन द क्वालिफाइंग एसेट्स आर फंडेड बाय बोरोइंग इन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स दैट आर इशूड एट अ डिस्काउंट? बेटा एक्स लिमिटेड जो है उसने क्या करा है? issued in year 1 a 3-year 10% per annum interest paid annually bond with a face value of 1 lakh at a price of 90,000 to finance the qualifying asset which is ready for intended use at the end of year 2। आपको बोर्विंग कॉस्ट बतानी थी कितनी आप कैपिटलाइज करके चलोगे अगर कंपनी अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट करके चलती है स्ट्रेट लाइन बेसिस के ऊपर। अच्छा बेटा, अगर आपको ध्यान हो तो बोर्विंग कॉस्ट का मतलब क्या होता था? बोर्विंग कॉस्ट का मतलब होता था इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट जो एक एंटरप्राइज ने इनकर करा है इन कनेक्शन विद द बोर्विंग। और अदर कॉस्ट की अगर हम बात करके चलें तो आपको पता है कि जो अमोर्टाइजेशन होता है डिस्काउंट का और प्रीमियम का, दैट इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट ओनली। ठीक है बेटा। अब जो भी बोरिंग कॉस्ट बेटा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है टू द एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट वो कैपिटलाइज होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बनना चाहिए। और जो आपकी बोरिंग कॉस्ट है अदर देन दैट नॉट फॉर क्वालिफाइंग एसेट वो आपका पी एंड एल के अंदर चार्ज होनी चाहिए। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ चीज। अब यहां पर क्या है कि देखो बेटा, आपने 10% पर एनम के बॉन्ड इशू कर दिया। ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट आप पे करके चल रहे हो ये तो बॉन्ड के ऊपर आप पे करके चल रहे हो। ये जो 1 लाख रुपए के बॉन्ड आपने 90 में इशू करे हैं, ये जो 10,000 रुपए का बेटा डिस्काउंट है, आप क्या करके चलोगे? इस डिस्काउंट को राइट ऑफ करके चलोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां पर किस पीरियड में? ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स आप इसको राइट ऑफ करके चलोगे। तो जो 2 साल का डिस्काउंट का अमाउंट रहेगा बेटा वो तो क्या होगा? आपका कैपिटलाइज होगा। लेकिन जो थर्ड ईयर रहेगा वो कैपिटलाइज नहीं होगा। प्लस जो बेटा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो भी कैपिटलाइज होगा। तो कितना अमाउंट कैपिटलाइज होने वाला है? 10,000 जो आपका इंटरेस्ट जाने वाला है, प्लस जो डिस्काउंट जो है उसको हमने 3 साल में राइट ऑफ करा होगा। ठीक है, तो पहले दोनों साल क्या होगा? 10,000 का इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, और ट्रिपल थ्री डबल थ्री डबल थ्री डबल थ्री डबल थ्री इतना आपका अमोर्टाइज करा होगा डिस्काउंट। ये आपकी क्या बन जाएगा? बोर्निंग कॉस्ट टोटल बन जाएगा 1333 1333। तो बेटा ये दोनों तो क्या होने चाहिए? कैपिटलाइज होने चाहिए, क्योंकि ईयर 2 के एंड में कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो अब ये जो 10,000 है और ये जो डबल थ्री है, इसको क्या करना चाहिए? हमें पी एंड एल के अंदर एक्सपेंस की तरह ट्रीट करना चाहिए इन ईयर 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। कंपनी ने इंटर सेगमेंट ट्रांसफर पॉलिसी है कि वो चार्ज कर सकती है एट कॉस्ट लेस 5%, और मार्केट प्राइस जनरली जो है वो 20% अबव कॉस्ट है। आपको एग्जामिन करना है क्या जो पॉलिसी अडॉप्ट करी है क्या वो करेक्ट है या नहीं है। अच्छा बेटा मुझे बताओ, कौन सा स्टैंडर्ड? सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग कहता था कि जो इंटर सेगमेंट ट्रांसफर होते हैं उसको मेजर करा जाएगा कि आपने जिस प्राइस के ऊपर एक्चुअल में ट्रांसफर करके चला। ठीक है, जिस प्राइस के ऊपर भी आपने इंटर सेगमेंट ट्रांसफर करी आपको वो डिस्क्लोज करके चलनी चाहिए। अब आपकी अपनी पॉलिसी हो सकती है, यू कैन ट्रांसफर एट कॉस्ट, यू कैन ट्रांसफर बिलो कॉस्ट, यू कैन ट्रांसफर एट मार्केट प्राइस। लेकिन आप जो भी पॉलिसी फॉलो करके चल रहे हो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना होता है। इस केस के अंदर बेटा इंटर सेगमेंट ट्रांसफर पॉलिसी जो है वो करेक्ट होगी अगर वो कंसिस्टेंटली फॉलो हो रही है। अगला, विल द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टीज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड और रिसीव्ड फीस रिसीव्ड फ्री ऑफ कॉस्ट विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड?
A Limited has a corporate communication department which centralizes the public relation function for the whole group of A Limited and its subsidiaries. बेटा A Limited जो है उसका कोई कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, वो सेंट्रलाइज करके चलता है जो पब्लिक रिलेशन फंक्शन है पूरे ग्रुप के लिए। और कोई भी चार्जेस जो है लेकिन वो लेके नहीं चलता है, लेवी नहीं करता है ए लिमिटेड अपनी सब्सिडरीज के ऊपर। अकॉर्डिंगली दीज ट्रांजेक्शन आर नॉट गिवन रिकॉग्निशन, तो उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा गया। कह रहे हैं वुड दिस कॉन्स्टिट्यूट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, जिसका आपको डिस्क्लोजर देना हो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलो क्या करना चाहिए बताओ बेटा। बेटा जहां पर भी रिसोर्सेज ट्रांसफर होते हैं या कोई ऑब्लिगेशन है रिलेटेड पार्टीज के बीच में, रिगार्डलेस की प्राइस चार्ज करा गया या नहीं करा गया, हम उसको रिपोर्ट करके चलते हैं। तो रिलेटेड पार्टी क्या ट्रांजेक्शन होती है कि देर इज अ ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस और देर इज एन ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिलेटेड पार्टी, चाहे उसके लिए कोई प्राइस चार्ज करा गया या नहीं करा गया। अब यहां पर क्या करा है, ए लिमिटेड ने रिसोर्सेज ट्रांसफर करे हैं सब्सिडरीज को, जिसके लिए वो कोई प्राइस चार्ज नहीं कर रहा। नाउ दीज आर रिलेटेड पार्टीज, बेशक कोई प्राइस चार्ज नहीं करा गया बट स्टिल हमें इसका डिस्क्लोजर देकर चलना होगा। ठीक है। सो बेटा दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पे आपसे बेटा सारे। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वो कहता है कि आपको कह रहा है कि अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकाल के चलनी है। अच्छा, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम पूछा है। चलिए बेटा अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम जो है वो कैसे निकाल के चलते हैं, क्या होता था सर अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम निकालने का फॉर्मूला जो होता था दैट वाज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप लेस क्या करके चलते थे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट फ्रॉम स्टैंड पॉइंट व्यू ऑफ लेसर एंड यूजीआरवी अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है, ये होता था। चलो अब इस वाले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं बेटा क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है वो कितना होगा, मिनिमम लीज पेमेंट जो स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी, प्लस उसके अंदर कोई भी अनग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अब यहाँ पर मेरे को फेयर वैल्यू दे रखी है बेटा मशीनरी की 24 लाख रुपए। लीज टर्म गिवन है 5 ईयर्स का। लीज रेंटल इज 4, लीज रेंटल इज 4, ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू इज 0.8, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 1.5 एंड लैक्स में है सब। और आईआरआर दे रखा है 15 का। चलो बेटा क्या करेंगे, लीज रेंटल पर साल है 4 लाख का, टोटल पेमेंट जानी है 5 लाख, तो 4 लाख इंटू 5, इतना तो हो गया बेटा मिनिमम लीज पेमेंट। ठीक है, प्लस ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू जो है वो भी आएगा, साथ ही आएगा ना ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू उसके। ठीक है, टोटल लीज रेंट प्लस ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू 80,000, ये तो हो जाएगा मिनिमम लीज पेमेंट। अनग्रेंटेड में कितना चला जाएगा, 1.5 लाख माइनस 80,000, 70,000 पे। टोटल करो बेटा कितना आ रहा है, 4 लाख इंटू 5, 20 लाख, 20 लाख और 1.5 लाख, 21.5 लाख रुपए। तो 21,50,000 बेटा आपका ही आ जाता है। ठीक है। अब आपने क्या करके चलना है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकाल के चलनी है इसकी। चलो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहले साल 4 लाख, दूसरे साल 4 लाख, तीसरे साल 4 लाख, चौथे साल 4 लाख, पांचवें साल 4 लाख, ये तो हो गया रेंट का। फिर ग्रेंटेड रेजिडुअल वैल्यू का आएगा 80,000। ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से जो आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 0.8696, 0.7561, 0.6575 और क्या है 0.5718 एंड लास्ट वन इज 0.4972। यहाँ पर भी 0.4972। बेटा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे क्विकली। 4 लाख इंटू 0.8696, 347,840। 4 लाख इंटू 0.7561, 302,440। 4 लाख इंटू 0.6575, 2,63,000। 4 लाख इंटू 0.5718, 228,720। 4 लाख इंटू 0.4972, 19,88,880। 80,000 इंटू 0.4972,
72, 39776। इन सबका टोटल कर लेते हैं बेटा। दिस इज कमिंग आउट टू बी 13,80,656। ठीक है। यहाँ का भी अगर टोटल करना हो तो ये कितना है, 20,80,000 है बेटा। अब प्रेजेंट वैल्यू लेकर चलेंगे किसकी, यूजीआरवी की। अब यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो निकालो जरा। यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है सर? यूजीआरवी की जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज 70,000 इंटू 0.4972, 34,804। तो 34,804 आपकी यूजीआरवी की प्रेजेंट वैल्यू है बेटा। ठीक है, करो जरा सॉल्व। बेटा टोटल करोगे, दिस इज कमिंग टू बी 14,15,460। तो बेटा 14,15,460 रुपये आ रहा है। अब 14,15,460 आपका ये आ गया। यहाँ पर भी बेटा 70,000 ऐड करके दिखाना है, दिखा सकते हो। ये आ गया 21,50,000। ठीक है। अनअर्न फाइनेंस इनकम उसने हमसे पूछा था, तो अनअर्न फाइनेंस इनकम जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी? दिस विल बी 21,50,000 माइनस 14,15,460, दोनों का डिफरेंस ले लो बेटा। 21,50,000 माइनस 14,15,460। बेटा आपका आंसर आना चाहिए 7,34,540। ये आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। 804। बेटा आपके इंस्टीट्यूट ने गलती करी हुई है, दिस शुड बी एडिड। उन्होंने गलती से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है, ये आंसर जो है वो गलत है। आंसर होना चाहिए 734,540। चलिए बेटा। बेटा एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो होली ओन्ड सब्सिडरी है बीसी लिमिटेड की। ग्रुप प्रिपेयर सीएफएस फॉर द ईयर एंडेड। XYZ Limited in its separate financial statement has incurred a loss of 2 crore during the year, while consolidated profit जो है पूरे ग्रुप का वो कह रहे हैं कितना है, 40 लाख रुपए का है। कह रहे हैं XYZ लिमिटेड के पास 5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है एज एट 31 मार्च 2024। फर्दर उसने ग्रांट करा ऑप्शन कि आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो ऑन दैट डेट। इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑप्शन 1 लाख शेयर जो है वो कंसिडर करे जा रहे हैं विदाउट एनी consideration। ठीक है, देर आर नो चेंजेस इन द इनकम और द एक्सपेंसेस दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन एक्सरसाइज ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है अगेन अ यूनिक क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट ने ऐड करा है इस बार। तो लेट मी जस्ट टेक दिस क्वेश्चन इन एन एंड, और एक बार बाकी आपको जो करवा देते हैं चीजें। ठीक है, फिर हम इस चीज को लेकर चलेंगे। या लेट जस्ट डू वन थिंग रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। यू कैन बेटा वॉच AS20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीडियो। बेटा AS20 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के अंदर हम ये क्वेश्चन जो है हम कवर कर देंगे। अगला आ जाएंगे बेटा AS22 के ऊपर आ जाओ जरा। AS22 का भी ये जो सवाल है बेटा, ये हमारा AS22 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में आप जाएंगे, वहां जाकर बेटा आप ये कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए बेटा। अब आ जाते हैं बेटा AS23 के सवाल की तरफ। AS23 के ऊपर आते हैं बेटा। ए लिमिटेड ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करे हैं 10% स्टेक एक्वायर करने के लिए, और लेटर उसने 3 लाख रुपए और इन्वेस्ट करे हैं 20% एक्वायर करने के लिए। कह रहे हैं जो नेट एसेट वैल्यू है बी लिमिटेड की एट द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट डेट वॉज 7,50,000 एंड 12,50,000। डिटरमिन करना है कि वेदर बी लिमिटेड जो है वो एसोसिएट है ए का, और कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन एक्विजिशन ऑफ ए। चलिए बेटा, किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो करके चलना चाहिए बताएंगे जरा। बेटा एक एसोसिएट क्या होती है? जिसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जो ना तो सब्सिडरी है ना ही ज्वाइंट वेंचर है। और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कब गेन होता है? जब आपके पास 20% का या उससे ज्यादा की वोटिंग पावर है।
अनलेस आप वो डेमोन्स्ट्रेट करो कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं है। इस केस के अंदर 1 लाख रुपए स्टेक जो है ए का था बी लिमिटेड के अंदर, ठीक है, और उसने बाद में 20% और एक्वायर करा, तो 30% हो गया इन टोटल। तो अगर हम बात करके चलें, जब आपने पहली इन्वेस्टमेंट करी, तो उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे नेट एसेट वैल्यू थी कितने की, 7.5 लाख रुपए की। 7.5 लाख रुपए का बेटा अगर मैं 10% निकालूं तो ये कितना होता है, 75,000। तो नेट एसेट में हिस्सा कितना है, 75 का। तो ये तो आपका शेयर इन नेट एसेट्स आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखते हो, तो योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज बेसिकली 1 लाख। तो बेटा यहाँ पर पहले केस के अंदर आपका क्या आ जाएगा, क्या गुडविल आ रहा है पहले केस के अंदर, तो यहाँ पर जो है आपकी गुडविल आ जाती है, और कितने की गुडविल आ जाती है, गुडविल आ जाती है अमाउंटिंग टू 25,000। अब आपने क्या करा, 20% और एक्वायर करा, तब 12.5 लाख रुपए था। अब 12.5 लाख रुपए का बेटा अगर आप 20% निकालते हो, तो दैट कम्स आउट टू बी 2,50,000। और यहाँ पर आपने एक्विजिशन करी है 3 लाख रुपए में, ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस अब यहाँ पर क्या है, 50,000। ये 50,000 आपका क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। अगला क्या है, व्हाट आर द डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट ऑफ AS24 फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है बेटा, ये तो बुक से ही थ्योरी क्वेश्चन इन्होंने एज इट इज उठा ली। बताओ क्या क्या होता था। आपको डिस्क्रिप्शन देके चलना होता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का, ठीक है। फिर आपने डेट बतानी होती है, नेचर बतानी होती है कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट की डेट या पीरियड जिसके अंदर डिसकंटिन्यूअस एक्सपेक्टेड है, कंप्लीट हो जाएगा अगर वो नोन है या डिटर्मिनेबल है। कैरिंग अमाउंट बताकर चलनी होगी आपको बैलेंस शीट डेट के ऊपर, जो एसेट्स आप डिस्पोज ऑफ करने जा रहे हो, जो लाइबिलिटी सेटल करने जा रहे हो, जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंस रहेगा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से विच इज एट्रीब्यूटेबल टू द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, आपको वो बताकर चलना होता है। देन आपके कोई भी प्रॉफिट्स होंगे और लॉसेज होंगे ऑर्डिनरी एक्टिविटी से फ्रॉम द डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन करंट फाइनेंशियल पीरियड में, और उसके ऊपर जो इनकम टैक्स है वो आपको बताना है। आपको नेट कैश फ्लो बताना होता है, ऑपरेटिंग से कितना है, इन्वेस्टिंग से कितना है, फाइनेंसिंग से कितना है, जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का है करंट फाइनेंशियल पीरियड का। अगला कह रहा है गिव 4 एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई द क्राइटेरिया ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 ऑफ AS24 बट इन कॉम्बिनेशन 8.2। बोलो क्या क्या चार चीजें थी। ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन और क्लास ऑफ सर्विसेज, डिसकंटिन्यूइंग abruptly several products of ongoing line of business, shifting of प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज, और आखिरी क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी, ठीक है, टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट रिडक्शन। तो ये आपका आ जाएगा। AS26 के ऊपर आ जाओ बेटा। बेटा ये क्वेश्चन भी जो है वो आपकी स्टडी मैट का ही क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है। एक एंटरप्राइज ने इनकर करी है कॉस्ट डेवलप करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए एक रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कह रहे हैं कंप्लीशन जो हो गई है डिटेल प्रोग्राम की और डिजाइन की, फेज 1 25,000। कोडिंग टेस्टिंग जो हो गई, टेक्निकल फिजिबिलिटी दैट इज ऑन 20,000। कुछ अदर कोडिंग की कॉस्ट लगी 40,000, 42,000 की। टेस्टिंग की कोर्स कोड लगी 12,000। फिर प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल 13,000। डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर 40,000 और पैकिंग की प्रोडक्ट पे आगे दिया है 11,000। कह रहे हैं आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फेज 2, जैसे ही ये फेज 2 कंप्लीट हुआ, कह रहे हैं ये हो गया कि जो इट वॉज एस्टेब्लिश दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्निकली फिजिबल है मार्केट करने के लिए। कहना कितना अमाउंट कैपिटलाइज होना चाहिए, उसने हमसे ये पूछा था। देखो बेटा, जो ये दोनों एक्सपेंस है, ये दोनों है, इसको तो हम एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करके चलेंगे। इन दोनों को तो हम एक्सपेंस की तरह ही रिकॉर्ड करके चलेंगे। जो कोडिंग कॉस्ट है, टेस्टिंग कॉस्ट है और प्रोडक्ट मास्टर कॉस्ट है, ठीक है, इन तीनों कॉस्ट का क्या करके चलेंगे, इन तीनों को कैपिटलाइज हम करके चलेंगे, ठीक है। यानी इस टाइम पे क्या चल रही थी, ये डेवलपमेंट चल रही थी, तो इनको हमने क्या करके चलना है, कैपिटलाइज करके चलना है। अब जो इसके बाद वाली कॉस्ट है बेटा, ये जो डुप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट वाली ये जो कॉस्ट है, कहेंगे ये जो है ये डेवलपमेंट फेज के बाद की है। तो इसको हम क्या करके चलेंगे बेटा, अगेन एक्सपेंस की तरह बेटा हम ट्रीट करके चलेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बेसिकली ये कहता है, अगर आप बेयर टेक्स्ट उठाकर देखें, कि जब हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे होते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस चार्ज करना चाहिए इन P&L, जब तक टेक्निकल फिजिबिलिटी जो है
यार एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश नहीं हो जाता। और टेक्निकल क्राइटेरिया, टेक्निकल फिजिबिलिटी या एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया एस्टेब्लिश कब होता है, जब एक डिटेल्ड प्रोग्राम बन जाता है, वर्किंग मॉडल बन जाता है। तो यहाँ पर बेटा आपका जो है टेक्निकल फिजिबिलिटी एस्टेब्लिश करने के लिए जो कोडिंग हो रही है और डिटेल प्रोग्राम जो बना है वो आपका बन रहा है। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी के बाद आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, उसको कैप्टराइज करके चलोगे। जो हमारा बेटा डुप्लीकेशन होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का और ट्रेनिंग मटेरियल का, और जो पैकेजिंग है उसकी, वो बात का खर्चा है, तो उसको हम एक्सपेंस की तरह इनकर करके चलेंगे जब वो इनकर होगा। ठीक है, एक्सपेंस ऑफ करके चलेंगे जिससे हमें वो इनकर होगा। नहीं बेटा, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के ऊपर इन्होंने क्वेश्चन दिया है। चलो ये भी देख लें एक बार। कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर क्यू ए लिमिटेड डिलीवर्ड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर के। ठीक है जी। कह रहे हैं जो प्रोडक्ट्स हैं वो फॉल्टी हैं, और 1 अक्टूबर को कस्टमर के ने लीगल एक्शन जो है वो कमेंस कर दिया, क्लेम करते हुए डैमेजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉसेस ड्यू टू द सप्लाई ऑफ द फेयर फॉल्टी प्रोडक्ट। कह रहे हैं फॉल्टी प्रोडक्ट के चलते एक कस्टमर ने क्या करा है, केस फाइल कर दिया जी, डैमेजेस क्लेम कर रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग के ऊपर पता लगा कि क्यू ए लिमिटेड डिस्कवर दैट द प्रोडक्ट्स वर फॉल्टी ड्यू टू द डिफेक्टिव रॉ मटेरियल प्रोक्योर्ड फ्रॉम सप्लायर। 1 दिसंबर को कंपनी ने लीगल एक्शन एफ के अगेंस्ट स्टार्ट कर दिया, सप्लाई करने के लिए डिफेक्टिव रॉ मटेरियल। अच्छा, क्या कहानी होगी सर? कि हुए ने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा और किसी कस्टमर को दिया। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉल्टी निकला, तो कस्टमर जो था के, इन्होंने इसके ऊपर केस फाइल करा। इन्होंने इंस्पेक्शन करी, तो पता लगा कि भी जिससे हमने रॉ मटेरियल लिया था, इन्होंने उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। क्यूए ने एस्टिमेट करा कि इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ बोथ द लीगल एक्शंस, the action of K against QA and actions of QA against F। कह रहे हैं इसने जो हमारे अगेंस्ट एक्शन लिया हुआ है और हमने जो इसके अगेंस्ट एक्शन लिया हुआ है, दोनों ही केसेस के अंदर हमारे जीतने के चांसेस क्या है, हाई है। अब 1 अक्टूबर 2023 को क्यूए ने एस्टिमेट करा कि जो डैमेजेस के को पे करने पड़ेंगे दैट वुड बी 5 करोड़, कि भाई इसको 5 करोड़ हमें पे करने पड़ सकते हैं। और इस एस्टिमेट को रिवाइज करा गया 5.2 करोड़ ऑन 31 मार्च 2024। 31 मार्च 2024 को कहते हैं कि 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 करोड़ हो जाएगा। और 15 एट एज एट 15 मई 2024, सॉरी बच्चों, एस्टिमेट जो है वो एक बार देख लो दोबारा से। कह रहे हैं कि 1 अक्टूबर का वो बता रहा है 5 करोड़, फिर वो कहता है कि 31 अगर मार्च को देखते हो तो 5.20, अगर 15 मई को देखते हो तो 5.25, और अगर 1 जून को देखते हो तो इट विल बी 5.3, जिसके ऊपर अल्टीमेटली सेटल हो रहा है। दिस केस वाज इवेंचुअली सेटल्ड ऑन 1 जून 2022। बेटा आपके इस क्वेश्चन के अंदर कुछ तो टाइपिंग गड़बड़ है। आप मुझे खुद सोच के बताओ, 1 अक्टूबर को एस्टिमेट हम कर रहे हैं कि भाई 5 करोड़ देने पड़ेंगे, एस्टिमेट रिवाइज करके 5.2 कर दिया, देन हमने उसके बाद उसको 5.25 कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, और 1 जून को हमने इवेंचुअली क्या करा है, सेटल करा है केस। ठीक है, जब कंपनी ने 5.3 करोड़ पे करे, तो बेटा केस तो बाद में सेटल होना चाहिए ना। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 2022 ना होके 2024 आपका आना चाहिए। कह रहे हैं अब 1 दिसंबर को क्यूए ने एस्टिमेट करा कि उसको 3.5 करोड़ पे मिलेंगे एफ से। ठीक है, अब उसने पूछा क्या क्वेश्चन, चलो वो देखते हैं सीधा। कह रहे हैं क्या कंपनी को प्रोविजन बनाने की जरूरत है फॉर द क्लेम फ्रॉम द कस्टमर के एज पर एप्लीकेबल एएस, इफ यस प्लीज गिव द रैशनल फॉर द सेम। बेटा क्या कह रहे हैं, क्यू को क्लेम के अगेंस्ट प्रोविजन बनाने की जरूरत है, मुझे इतना बताओ, आपने फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर करे थे, सो देर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट, और प्रोबेबल है कि देर विल बी इकोनॉमिक रिसोर्स, देर विल बी आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, जो चाहिए होंगे आपको सेटल करने के लिए ऑब्लिगेशन। और हम क्या एक रिलायबल एस्टिमेट कर पा रहे हैं कि भाई हमें जो है पे करना पड़ेगा। 31 मार्च की अगर हम बात करके चलें तो वी आर एस्टिमेटिंग कि 5.2 करोड़ जो है बेटा वो पे करना पड़ेगा। तो हम इस केस के अंदर क्या हमें प्रोविजन बना देनी चाहिए, आंसर है यस, हमें प्रोविजन जो है वो बना के चल देनी चाहिए। अगला कहता है कि अगर आपका आंसर जो है वो पहले केस का यही है, तो आप मुझे तो एंट्री क्या पास करके चलोगे। ठीक है सर, अगर हम यहाँ पर एंट्री क्या पास हो जाएगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में से आप प्रोविजन बना दोगे।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डैमेजेस, ठीक है, कह लीजिए 5.2 करोड़ की आप क्या कर दोगे, प्रोविजन बना दोगे। कह रहे हैं व्हाट विल बी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द एक्शन ऑफ क्यू ए लिमिटेड अगेंस्ट सप्लायर एफ एज पर एप्लीकेबल एएस। ठीक है, क्यू ए ने क्या करा था बेटा, क्यू ए ने भी आगे केस फाइल करा था एफ के अगेंस्ट, और एस्टिमेट करा गया कि क्या क्या अमाउंट है जो मिल सकता है, उन्होंने वो दे रखे हैं। चलो, अब वो कहता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा अगेंस्ट सप्लायर है। बेटा अब यहाँ पर मुझे बताओ, क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था कि जो सक्सेस है उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, तो क्या मुझे इसको एक कंटीजेंट एसेट की तरह क्या दिखाना चाहिए? आंसर है नो, हमें इसको एक कंटीजेंट एसेट की तरह नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, हमें इसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करना चाहिए। जब वर्चुअली सर्टेन हो जाएगा कि यस, कि हमें अमाउंट मिल जाएगा, तब हम इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम ना इसको कंटीजेंट एसेट की तरह, हम इसको एक तरीके से कंटीजेंट एसेट ही कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, और हम इसको रिकॉग्नाइज करके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो बेटा दिस वाज योर क्वेश्चन ऑन AS 29। एक बार आंसर रीड कर लेना बच्चे। बेटा अब देखो, दो क्वेश्चन है बेटा जो हमने इसके अंदर छोड़े हैं। एक आपका AS 22 है, AS 22 की बेटा हम अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा, और सेम चीज बेटा AS 20, इन दोनों ही क्वेश्चंस की बेटा हम अलग वीडियो एक डाल देंगे। ठीक है बेटा, दोनों अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, दोनों की अलग वीडियो डाल देंगे। बाकी अगर हम ये पेपर ओवरऑल देखें, इस आरटीपी के अंदर आपके नए क्वेश्चंस कम थे एज कम्पेयर टू सितंबर 24।